बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तार काज़मी। शुगर इंक्वायरी कमीशन की फोरेंसिक रिपोर्ट ने मामलात को सुलझाने की बजाय मजीद पेचीदा कर दिया है। अपोजिशन समेत बहुत से हल्के इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रहे हैं। अपोजिशन तो कहती है कि असल मुलजम बचा लिए गए हैं। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त काबीना ने दी थी और काबीना को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, जिसकी वजह से ये चीनी की किल्लत पैदा हुई, दाम ज़्यादा हुए। जबकि चीनी पर सब्सिडी का मामला, इसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और उस्मान बुज़दार हैं, लेकिन दोनों को एक्सपोर्ट में जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। मेरे नज़दीक तो हुकूमत को इस बात का क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद जारी करने की हिम्मत तो की, चाहे इसमें उनके अपने लोगों के नाम आए या कुछ लोगों को बचा लिया गया या कुछ सरफिरों की अकल को ठिकाने लगाने के लिए या उन्हें काबू करने के लिए कुछ नाम डाल दिए गए। और शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो दरअसल चीनी बहरान के तनाज़ुर में थी, अब ये रिपोर्ट पिछले 5 साल के कारनामों पर मुश्तमिल है। यानी वो बात जिसका जिक्र पूरे फसाने में नहीं है, वो है चीनी की कीमत और इसके बहरान के असल जिम्मेदार। लेकिन रिपोर्ट ये बताती है कि असल मुलजम शायद अकान अब्बासी है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी और अपोजिशन सबसे बड़ी मुलजम है। सवाल ये है कि ये चीनी बहरान, हालिया चीनी बहरान जिसकी तहकीकात का हुक्म प्राइम मिनिस्टर ने दिया, ये तो पिछले चंद माह की पैदावार था, यानी दिसंबर 2019 से शुरू हुआ। तो ये रिपोर्ट तो मौजूदा बहरान के बारे में होना चाहिए थी, लेकिन इस रिपोर्ट से पता ये चलता है कि कुछ लोगों को इसमें फिक्स कर दिया गया है और कुछ को बचा लिया गया है। तो इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा वाज़ेह तौर पर नजर आता है। इस रिपोर्ट की आड़ में दूसरा अहम मामला आटे का था, यानी गंदम का मामला। गंदम भी एक्सपोर्ट की गई थी और गंदम का भी बहरान पैदा हुआ था। गंदम की कीमत में भी, यानी आटे की कीमत में भी इजाफा हुआ था, लेकिन आटा बहरान और आटे की कीमत में इजाफे का मसला भी दबा लिया गया है। जिस तरह पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का ऐलान करके दबाई जा चुकी है, तो चीनी शुगर रिपोर्ट का दूसरा पहलू यह है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और फूड सिक्योरिटी आपको लिख कर दे दे कि आपको चीनी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि चीनी सरप्लस नहीं है, इसके बावजूद चीनी एक्सपोर्ट की गई तो कीमत कंट्रोल नहीं होगी, चीनी की किल्लत पैदा हो सकती है। इसके बावजूद अगर काबीना मंजूरी दे दे तो कसूरवार कौन है? क्या वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का इल्म नहीं था कि काबीना के फैसलों की जिम्मेदारी कप्तान पर होती है, यानी प्राइम मिनिस्टर पर होती है? क्या प्राइम मिनिस्टर का कमीशन के सामने पेश होना दुरुस्त फैसला था? क्या उन्हें कमीशन के सामने पेश नहीं होना चाहिए था? जिस चीनी की कीमत मार्केट रेट के मुताबिक, यानी अगर हुकूमत कहे कि जी सारे अखराजात डॉलर की कीमत ऊपर नीचे करने के बावजूद जो पहले 42 थी अब 61 रुपये फी किलो होनी चाहिए बकौल गवर्नमेंट, और चीनी 67 रुपये फी किलो यूटिलिटी स्टोर को देकर 7 रुपये फी किलो उसमें से भी कमा लिए जाए, ये काम भी जहांगीर ने किया था, और फिर बाजार में 85 रुपये से 90 रुपये तक बेची जाए, यानी 22 से 23 रुपये फी किलो के हिसाब से शुगर मिल मालकान की जेब में और बाकी रिटेल वालों की जेब में, ये कौन डाल रहा है? तो 108 मिलियन रुपए का नजायज मुनाफा इस पूरी रिपोर्ट के मुताबिक ये किसकी ईमा पर कमाया गया है? जिन्होंने मंजूरी दी, लूटने की इजाजत दी, या जिन्होंने लूटा? तो पैसा तो काबीना की वजह से अवाम की जेबों से चोरी किया गया, और काबीना और उसके सरबराह से जवाब लेने की बजाय कमीशन और रिपोर्ट का तमाशा लगा दिया गया। तो रिपोर्ट आने के बाद भी चीनी मार्केट में 82 से 85 रुपये फी किलो मिल रही है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट, जिसमें पता चलने के बाद कि किस तरह चीनी महंगी की गई, किसने माल कमाया और कमाया गया माल भी वापस लिया जाएगा, लेकिन फिर भी चीनी 1 रुपये सस्ती नहीं हो रही। सवाल यह कि क्या चीनी चोरों को मजीद माल बनाने का मौका दिया जा रहा है कि और माल बना लें? यानी पहले इंक्वायरी होगी, फिर इंक्वायरी दोबारा कंडक्ट होगी, फिर उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, फिर आप नैब को भेजेंगे, लेकिन इस दौरान जो चीनी बिक रही है, जो माल कमाया जा रहा है, जो अरबों रुपये जेब में डाले जा रहे हैं, तो वो किसकी जेब में जा रहे हैं? यानी रिकवरी तो बज़ाहिर 8-9 मिलों की इंक्वायरी हुई है उनसे की जाएगी, लेकिन बाकी जो 70-80 मिलें हैं जिनकी कोई तहकीकात ही नहीं हुई, जिनकी मिलों के नाम तहकीकात से निकाल दिए गए हैं, उनमें बहुत से लोग वो हैं जो अभी भी सरकार के दाएं बाएं बैठे हैं, वो तो अब भी 25 से 30 रुपये फी किलो मुनाफा कमा रहे हैं। तो आवाम का असल मसला ये हरगिज नहीं है कि चोर कौन है और किस जमात का है और आपका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है। असल मसला तो ये कि चीनी महंगी क्यों बिक रही है और आटे पर अब भी कौन मुनाफा कमा रहा है
और भारतीय अद्वियात अब भी मार्केट में खुलेआम कैसे फरोख्त हो रही हैं। और शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन का नाम आया। जहांगीर तरीन बहुत ही अहम रुकन रहे हैं पीटीआई के, अब भी हैं, लेकिन उनको एक ज़माने में नाअहल किया गया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जहांगीर तरीन जब से उनका नाम आटा चीनी स्कैंडल में है, बल्कि चीनी स्कैंडल में ज़्यादा नाम उनका है, उस वक्त से वो कुछ अहम बातें किए जा रहे हैं। कुछ इलेक्शन के हवाले से उन्होंने इंटरव्यू दिया था, अब उन्होंने एक और अहम इंकशाफ किया। वो कहते हैं कि बल्कि जो कहते हैं वो सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जहांगीर तरीन, ये बात है, ये आपको कन्वे किया गया कि ये बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या आप ये अज्यूम कर रहे हैं? देखिए मैं ऑब्वियसली मुझे किसी ने कन्वे तो नहीं किया, मगर हर एक आदमी की जुबान पे यही बात थी और डॉन की हेडलाइन थी, इतनी बड़ी हेडलाइन थी, द बैलेंसिंग एक्ट। तो ये सिर्फ मैं अस्यूम नहीं कर रहा, और लोग भी, बहुत लोग हैं जिन्होंने इसको अस्यूम। सच बात मेरे मुंह से निकल जाती है अक्सर, हर चंद मेरा ऐसा इरादा नहीं होता। तो ये शेर है किसी का, मुझे नहीं याद किसका है, लेकिन लगता यूँ है कि वक्त करीब आ रहा है कि खुद जहांगीर तरीन भी ये कहेंगे कि नवाज शरीफ को सोचे समझे मंसूबे के तहत सज़ा दी गई है। नवाज शरीफ को पनामा केस में सज़ा नहीं दी गई, बल्कि उनको अकामा रखने पर सज़ा दी गई थी। तो मकसद नवाज शरीफ को नाअहल करना था। तो जहांगीर तरीन तो ये मानने कि उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, यानी सज़ा अदालत ने सुनाई और उन्होंने इसलिए कबूल कर ली, यानी जहांगीर तरीन ने इसलिए सज़ा कबूल कर ली कि इससे उनकी पार्टी को फ़ायदा था। सवाल ये है कि जहांगीर तरीन की सज़ा से पार्टी को कैसे फ़ायदा होगा। लेकिन जहांगीर तरीन ये कह रहे हैं कि उनको नाअहल करने से उनकी पार्टी को फ़ायदा हुआ, इसे वो कुर्बानी कह रहे हैं। इससे पहले वो बता चुके हैं किस तरह उन्होंने लोगों को तोड़ जोड़ करके पार्टी में शामिल कराया था। अब चूंकि नवाज शरीफ को नाअहल कराना कुछ लोगों की मजबूरी थी, लेकिन इस एक्ट को अवाम कैसे हजम करेंगे, इसलिए जहांगीर तरीन को भी नाअहल कर दिया गया, ताकि लोग ये ना समझे कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई एक तरफा अमल चल रहा है। अब सवाल यह कि नवाज शरीफ को तो अदालत ने नाअहल किया था, और बकौल अदालत सबूत व शवाहद के बगैर किसी को सज़ा नहीं देती, तो नवाज शरीफ को भी सबूत की बुनियाद पर नाअहल किया गया था। तो अगर जहांगीर तरीन ये समझती है कि ये बैलेंसिंग एक्ट था, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ वाला एक्ट भी तयशुदा था और नवाज शरीफ को भी सोचे समझे मंसूबे के तहत सज़ा दी गई थी। क्योंकि अगर जहांगीर तरीन समझते कि ये बैलेंसिंग एक्ट था, यानी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, उनको सज़ा दिए थे, तो जो अदालत बगैर सबूत के बकौल जहांगीर तरीन उन्हें सज़ा दे सकती है, तो फिर वह नवाज शरीफ को भी सज़ा दे सकती है। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। शहबाज शरीफ का एक इंटरव्यू, उसके 2 हिस्से आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने एक खसूसी इंटरव्यू दिया हामिद मीर को, और कुछ अहम बातें उन्होंने की। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। शहबाज शरीफ: नहीं, मेरा नहीं ख्याल आप बड़े, आप माशाल्लाह यूर बड़े उम्दा इंसान हैं। आप कभी इस तरह की कभी बात की नहीं। मेरा ख्याल नाम ना लें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नाम ना भी लें या लें, लेकिन हमारी पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर ताब हमारी पार्टी है। चलें, मैं आपको बिल्कुल बगैर किसी लगी लिपटी के ये कहना चाहता हूँ। चले, मैं इसको यही पे छोड़ देता हूँ, लोग फैसला कर लेंगे कि आपका जवाब सही है या गलत है। लेकिन देखिए, अल्लाह जाने क़यादत की खामोशी की वजह से लोग खामोश हैं या फिर लोगों की खामोशी ने क़यादत को बुज़दिल कर दिया, ये तो अब अल्लाह ही जानता है। लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त बैक सीट पर आराम करने को तरजीह दे रही है। थोड़ी बहुत तनकीद और इख्तिलाफ राय से आप पार्टी को ज़िंदा तो रख सकते हैं, पार्टी का वजूद तो बरकरार रख सकते हैं, लेकिन इससे कोई मार्कतुल्लरा काम नहीं कर सकते। तो मामला एक तरफा नहीं बल्कि 2 तरफा थे। जब नवाज शरीफ बाहर निकले थे तो लोग नहीं बाहर निकले थे, या फिर लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया गया था। अब लोग बेचैन हैं, लेकिन क़यादत चैन की नहीं सो रही है। तो शहबाज शरीफ के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो इनकलाबी लीडर नहीं है, ना ही वो स्ट्रीट पावर पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनका ख्याल ये है कि खामोश रहने में भी भलाई है, क्योंकि उनकी पार्टी इस वक्त ज़ेर अताब है। तो बहुत से लोग शहबाज शरीफ की इस राय से इत्तफाक नहीं करते। नवाज शरीफ ने जब एग्रेसिव पॉलिटिक्स की थी और वोट को जदों का नारा लगाया था, तो लोग उनके पीछे खड़े हो गए थे
उसके बाद वो जेल में चले गए, उनको सज़ा हो गई। तो जो बाहर रह गए उन्होंने लोगों को प्रॉपर क़यादत और रहनुमाई फराहम करने की बजाय बातचीत से मसाइल को सुलझाने की कोशिश की। तो वक्त ने साबित कर दिया है कि जिस तरह साबिक़ हुक्मरान जमात अपने सियासी मसाइल हल करने के लिए इस वक्त कोशिश कर रही है, वो तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उससे लोग भी खुश नहीं हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने बड़ा काम किया कि वो अपने भाई को जेल से निकाल कर ले गए हैं, जबकि बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ मजीद 2-4 महीने जेल में रहते तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाता। तो अब भी शहबाज शरीफ को मालूम है कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, इसके बावजूद वो कोई इनकलाबी कदम उठाने को तैयार नज़र नहीं आते। और इसी इंटरव्यू में कुछ उन्होंने मीडिया से भी शिकवे शिकायत की है, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। नहीं, मेरा नहीं ख्याल आप बड़े माशाल्लाह यू आर बड़े उम्दा इंसान है। आप कभी इस तरह की कभी बात की नहीं। मेरा ख्याल नाम ना लें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नाम ना भी लें या लें, लेकिन हमारी पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर-ए-ताब हमारी पार्टी। आपने सबसे ज़्यादा इमरान खान को प्रमोट किया इन योर गुड सेंस, हमें किसी को इतराज़ नहीं। आपने प्रमोट किया इमरान खान को, और इमरान खान खुद कहते हैं कि मुझे जियो ने और मीडिया ने और आमिर मीर ने जो आपके प्रोग्राम में वो बढ़ चढ़ कर आते थे उस जमाने में, और कि मैं आपने अगर ना करते मुझे आजकल आप अपोजिशन में है, आज उसी मीडिया को आजकल आप अपोजिशन में है, आज इमरान खान का गला घोंट आप अपोजिशन में है, तो आजकल आप आते हैं, कई दफा आते हैं, तो जब वो अपोजिशन में थे तो ये इंप्रेशन मौजूद है कि खान साहब को जिसने भी प्रमोट किया वो खान साहब के ज़ेर-ए-ताब ज़रूर आया, हाँ वो जियो हो या फिर जहांगीर तरीन जैसा अहम आदमी हो। तो मीडिया ने जितना वक्त खान साहब को दिया था जब वो अपोजिशन में थे, शायद ही किसी और जमात को मिला हो। 126 दिन का धरना था, उसकी लाइव कवरेज और रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक ये 126-1 का सियासी ड्रामा इसी मीडिया ने चलाया था। हम भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि खान साहब इलेक्शन से पहले वो बातें किया करते थे जो आवाम के दिल को भली लगती थी, तो लोग उन्हें इनकलाबी लीडर समझते थे। तो इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया, उनकी इमेज बिल्डिंग की। खान साहब की सारी बातें ऐसी थी कि जो कोई भी शख्स आइडियलाइज कर सकता है, यानी IMF के पास ना जाना, बैरून मुल्क से डॉलरों की बारिश हो जाना और पाकिस्तान को में तब्दीली ले आना और बहुत कुछ बदल देना, पाकिस्तान के अवाम की किस्मत बदल देना। तो बदल तो दी खान साहब ने किस्मत, लेकिन वो किस्मत शायद ना बदलती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो लेकिन मीडिया ने जितना खान साहब को सपोर्ट किया, बिल्कुल बुरी नीयत से नहीं किया, ना इसलिए किया कि शायद नवाज शरीफ उनको अच्छे नहीं लगते थे। अवाम ने भी वोट बुरी नीयत से नहीं दिए। ये अलग बात है कि हुकूमत में आने के बाद खान साहब लोगों की उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर सके, या फिर लोगों ने कंपैरिजन कर लिया पिछली हुकूमत का और मौजूदा हुकूमत का, तो उसमें जो कारकर्दगी का मामला था उसमें लेंथों का फ़र्क है। उस वक्त भी खान साहब के साथ बहुत सी ताकतें थी जो उन्हें आगे लाने की शौकीन थी, तो उन्होंने भी पूरा जोर लगाया। मीडिया भी खान साहब को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था, जो जिसका शिकवा कर रहे शहबाज शरीफ साहब। तो इसलिए मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है। लेकिन एक बात कि जितनी आज़ादी साबका जमहूरी अदवार में मीडिया को थी वो आज नहीं है। खान साहब के दौर में जब से खान साहब आए हैं तो आज़ादी भी छिन गई है, यहाँ तक कि जल्द से जुलूस और इंटरव्यूज़ तक पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं और मुल्क भर में कोरोना की वबा शिद्दत अख्तियार कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 50 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए, जो अब तक एक दिन में होने वाली सबसे ज़्यादा अमवात है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 2603 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद लगभग 50,700 से तजावज़ कर गई है। हलाकतों की तादाद 1067 से तजावज़ कर गई है। तो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में अब तक 19,924, पंजाब में 18,455, खैबर पख्तूनख्वा में 7,155 और बलूचिस्तान में 3,074, इस्लामाबाद में 1,326, गिलगित बल्तिस्तान में 602 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 158 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहां अब तक कोरोना के बायस सबसे ज़्यादा हलाकतें हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 365 लोग अब तक जाँ बाक हो चुके हैं, सिंध में 336, पंजाब में 310 और बलूचिस्तान में सबसे कम, यानी पाकिस्तान का वहाँ सूबा जहाँ सबसे कम
हलाकतें हो रही है कोरोना से, वो बलोचिस्तान है जहाँ 39 लोग अब तक जाँ बहक हुए, इस्लामाबाद में 12, जबकि JB में, गिलगित बल्तिस्तान में 4, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1 मरीज जाँ बहक हुआ है। सबसे ज़्यादा सिंध मुतासर हो रहा है जहाँ कोरोना के मजीद नए केसेस सामने आ रहे हैं। सिंध में टेस्टों की तादाद भी बढ़ गई है, जबकि कोरोना के मजीद केसेस भी सामने आना शुरू हुए, जिसके बाद कोरोना के कराची में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 16,292 हो गई है, जबकि हलाकतों और त्यारा हादसे के बायस मुल्क भर में ईद सादगी से मनाने का ऐलान कर दिया। पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा, सिंध यानी तमाम सूबों में इस बार ईद सादगी से मनाई जा रही। एक तो कोरोना की वजह से और दूसरा कराची में त्यारा हादसा जिसमें बहुत से लोग अपनी जान जिनकी चली गई, जिनमें हमारे एक दोस्त सहाफ़ी इंसार नकवी वो भी शामिल हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो ईद जो है वो सादगी से मनाने का तमाम हुकूमतों ने ऐलान कर दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 52 लाख हो गई है, जबकि हलाकतें 3,40,000 के करीब पहुँच गई हैं। अमेरिका ताहाल अब भी सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ पर कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं। न सिर्फ कोरोना वायरस के मरीज़ बल्कि हलाकतों की तादाद भी अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, जहाँ अब तक तकरीबन 97,000 लोग मर चुके हैं। बीमार होने वालों की तादाद 16,20,902 है, यानी 16 लाख अफराद कोरोना वायरस का शिकार है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 3,099 हो गई, जबकि मरीजों की तादाद बढ़कर 3,17,554 हो गई। स्पेन में कोरोना के मरीजों की तादाद 2.5 लाख, जबकि 27,940 लोग हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में कोरोना से मौत की तादाद 36,042 हो गई है, जबकि मरीजों की तादाद 2,50,000 है। इटली में कोरोना वायरस से 32,486 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि कोरोना के कुल केसेस की तादाद 2,30,000 है। ईरान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 7,249 है, जबकि 1,29,000 लोग मुतासर है। लॉकडाउन में नरमी होते ही भारत में एक रोज़ में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,18,000 से ज़ायद होगी, जबकि मरने वालों की तादाद भी लगभग 4,000 है। चीन में कोरोना से अब तक 82,931 लोग इसके वायरस का शिकार है, जबकि मरने वालों की तादाद 4,634 है। यानी भारत अमवात के हिसाब से चाइना के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और किसी भी वक्त उसको क्रॉस कर जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक 351 लोग जो है उनको यानी दुनिया से जा चुके हैं कोरोना के वायरस। मरीज़ वहाँ भी 65,070 है। तो पाकिस्तान भी दुनिया के 11-12 उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे कोरोना के मरीजों की तादाद वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रही है। तो जैसे जैसे लॉकडाउन नरम हुआ है और लोगों ने मार्केटों में जाना शुरू किया है और टेस्टों की भी तादाद बढ़ी है, तो पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी की बजाय इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम खबरें आपसे शेयर करेंगे और कोरोना की अपडेट भी देंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और कल बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहजाद अकबर साहब ने और कुछ इल्ज़ाम लगाए शुगर इंक्वायरी कमीशन के हवाले से। अपोजिशन पर भी कुछ उन्होंने अहम बातें भी की। उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, क्या कहा उन्होंने वो भी देखते हैं। पावर प्ले में इस क्लिप को भी दोबारा चलाया गया, देखते क्या कहा उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब का और उनके साहबजादों का जिक्र था, क्योंकि चीनी के कारोबार में जब ये फैसले कर रहे थे और सब्सिडीज़ देने के फैसले कर रहे थे और 20-20 अरब रुपए की सब्सिडी देने के फैसले कर रहे थे, तो अल्लाह के फजल से 8 शुगर मिलें इनकी अपनी भी थी। बड़ा मेजर अपने रोल से, अपने साइज़ से बढ़कर इन्होंने सब्सिडी ली, तो वो मैं उसका जिक्र कर रहा था। लेकिन सिर्फ कारोबार करना और हर कारोबार वाले को ये कह देना कि वो गलत करता है, ये मुनासिब नहीं और ना ही हम करते हैं। हम उस लोग की बात करते हैं जहां पे डायरेक्ट उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कारोबार के साथ। वो कहते हैं ना कि हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, यानी खान साहब के साथ जितने नुमायां लोग हैं वो सब कारोबारी हैं। आजम होती, जुल्फी बुखारी, जहांगीर तरीन, अलीम खां, फैसल वाडा, रजाक दाऊद, हत्ता के हफीज शेख साहब भी बिजनेस करते हैं। ये सब कारोबारी लोग हैं। तो इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और क्या हो सकता है? क्या चीनी का बहरान उस वक्त नहीं पैदा हुआ जब कई शुगर मिलों के मालिक हुस्न मुख्तियार वो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे? क्या डेस्कन को इस हुकूमत ने डैमों के ठेके नहीं दिए जब रजाक दाऊद मिनिस्टर थे या मिनिस्टर हैं? तो शहजाद अकबर साहब ने लगता यूँ है कि खान साहब को मक्खन लगाने के लिए
शरीफ ख़ानदान के कारोबार पर एतराज़ किया था। चूँकि उनकी ड्यूटी है कि वो सियासी मुखालफिन की धज्जियाँ उड़ाएँ, तो इस हिसाब से वो सियासी मुखालफिन की खामियाँ निकालते रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो खामियाँ वो दूसरों में निकालते हैं वो ख़ुद उनकी अपनी जमात में बदरजा उत्तम मौजूद हैं। हाँ साहब की तो पूरी सियासत ही कारोबारी अफराद की मरहून मिन्नत है, जिनमें से आधों के बारे में तो कहा जाता है कि उनका किचन चलाते रहे हैं और उन पर इन्वेस्ट करते रहे हैं। तो इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, इनका कुत्ता टॉमी रहेगा, ये दूसरों के कुत्तों को टॉमी कहलवाने का कोई हक नहीं है। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर हो गए मजीद खबरों तफसीलों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ ऐसे इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।